नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज 25 जून है और हम बात करेंगे इमरजेंसी की। जी हाँ, कांग्रेस की एक महाबेशर्मी और गांधी परिवार का निम्न स्तरीय कार्य आज़ादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश सुना कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली की खबर पूरे देश में न फैल सके, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई थी। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता उन लोगों की लिस्ट बना रहे थे जिन्हें सुबह गिरफ्तार किया जाना था। आपातकाल लगाने की जड़ में 1971 में हुए लोकसभा का चुनाव था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव में बेईमानी की थी और श्रीमती इंदिरा गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया था। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। ये वही दौर था जब मतदाताओं को साड़ी और शराब की बोतलें बंटवाई जाती थी इंदिरा गांधी द्वारा। ऐसे चुनाव जीतती थी कांग्रेस, ये कांग्रेस को याद रहना चाहिए। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी करके कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भी भारी विजय मिली। मतलब यहाँ भी कांग्रेस ने मुंह की खाई। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। मतलब एक बहाना बनाया और फिर इमरजेंसी लागू कर दी। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में यह प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, फिर वही झूठ। ध्यान से सुनिए। जब मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। इन्होंने आम आदमी और महिलाओं के फायदे के लिए काम किया था। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। मज़े की बात यह है कि आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस आम आदमी की आवाज़ को कुचलने की निरंकुश कोशिश थी। इसका आधार जो प्रावधान था, जो धारा 352 के तहत, उसमें सरकार को असीमित अधिकार दिए गए थे। इंदिरा जब तक चाहें सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आज़ाद नहीं रह सकते थे और सरकार कैसा भी कानून जब चाहे पास करा सकती थी। मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया और उन्हें भांति भांति प्रकार की यातनाएं दी गईं। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद के दौरान ही खराब हो गई थी। उस काले दौर में जेल यातनाओं की दहला देने वाली कहानियाँ आज भरी पड़ी हैं। कैसे लोगों के नाखूनों को उखाड़ा गया, कैसे उनके बदन पर मिर्चियाँ डाली गईं, कैसे उन्हें रात रात भर उल्टा लटका कर पीटा गया, बदन पर से कपड़े उतार कर बेल्ट और सलाखों से पिटाई की गई।
देश के जितने भी बड़े नेता थे सभी के सभी सलाखों के पीछे डाल दिए गए। इस तरह से जेलें राजनीतिक पाठशाला बन गई थी। एक तरफ नेताओं की नई पौध जेल में राजनीति सीख रही थी, दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी, अपने दोस्त बंसीलाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी के जरिए चला रहे थे। जैसी माँ वैसा बेटा। संजय गांधी ने बीसी शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाज़त के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसने भी इससे इनकार किया उसे जेलों में डाल दिया गया। एक तरफ तो पूरे देश को जेल बनाकर सभी लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा था और उसी में संजय गांधी देश को आगे बढ़ाने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम भी चला रहे थे, जिसमें जो सबसे खतरनाक था वो था परिवार नियोजन, जिसमें लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करा दी गई थी, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों की। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गांव के गांव घेर लेते थे और पुरुषों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। सोचिए हिंदू धर्म का कितना नुकसान किया कांग्रेस ने, और ये सब कुछ जानबूझकर। मज़े की बात यह है कि ये आपातकाल की योजना बहुत पहले ही बन गई थी। इमरजेंसी के बहुत दिन बाद एक साक्षात्कार में इंदिरा ने कहा था कि उन्हें लगता है कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। भारत को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इस शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 19 महीने में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो चुके थे। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीने में उन्हें अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसके दाग से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। गांधी परिवार इस अपराध के लिए कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहती थी और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी, भले ही देश जल जाए या देश की जनता मर कट जाए। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गईं, संजय गांधी भी चुनाव हार गए। जनता ने देश के सत्ताधीशों को संदेश दिया कि अराजकता और अधिनायकवाद को वह सहन करने वाली नहीं है। लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने की लड़ाई सबने अपने स्तर पर लड़ी, किंतु इंदिरा गांधी के इस अनैतिक असंवैधानिक कदम को वामपंथी दल एवं उस विचार के बुद्धिजीवियों ने क्रांतिकारी कदम बताकर इसका समर्थन किया था। आप देखिए कि वामपंथी विचारधारा वाले तभी से देश तोड़ने की कोशिश में लगे रहे, आज तक लगे हुए हैं। आज उसी जमात के लोग गत 8 वर्षों से अघोषित आपातकाल का अनावश्यक झंडा बुलंद कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि जब देश की सभी संस्थाएं पूरी स्वायत्तता के साथ काम कर रही हैं, तब मोदी सरकार की तीखी आलोचना के चक्कर में ये कहते हैं कि देश में आपातकाल लगा हुआ है। जब एक विशेष बौद्धिक वर्ग द्वारा आपातकाल जैसा हौवा खड़े करने की कोशिश की जाती है, जिसका उद्देश्य केवल वर्तमान सरकार को बदनाम करना ही दिखता है, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र पर आघात पहुंचाना अब बेहद कठिन है। ऐसे घातक कदमों का क्या दुष्परिणाम होता है, इसे हमारा देश व आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस भी अच्छे से समझ गई होगी। अब कोई शासक ऐसे कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता। वैसे केंद्र में अभी जिस राजनीतिक दल की सरकार है, उसने आपातकाल दौर में काफ़ी संघर्ष किया है, लिहाजा उसे उसके स्याह पक्ष के बारे में बहुत कुछ पता है। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को 25 जून की तिथि याद रखनी चाहिए। यह वह दिन है
जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया था। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिस समय लोकतंत्र के लिए उठने वाली हर आवाज़ को निर्ममता से कुचल दिया गया था। हमें यह जानना चाहिए कि आपातकाल के दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना हनन किया गया था। यह भी समझना चाहिए कि कुछ विशेष वर्ग के लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वर्तमान मोदी सरकार के विरुद्ध किस तरह षड्यंत्र रचते रहते हैं, जबकि हकीकत उन्हें भी पता है। गांधी परिवार के द्वारा किए गए ये कुकर्म जनता आज भी भूली नहीं है और न कभी भूलेगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।